मुझे बोलती है, बच्चू भाऊ को बोलती है, बलवंत राव को बोलती है, वो केवल राम को बोलती है। मैंने ये के दूध के धुले हुए बाकी सारे लोग प्रतिनिधि, मैंने क्या है ये? हमारी डेमोक्रेसी, हमारी लोकशाही ये संविधान के अनुरूप यदि चली तो वो लोकशाही है। हम लोग स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, कभी हमने भेदभाव नहीं देखा। लेकिन आज जो शुरू है वो इस देश के मूल तत्वों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये अच्छा नहीं है। तुम एक तरफ आरोप लगाते हो, दूसरी तरफ तुम वही लोगों को तुम्हारे पार्टी में लेते हो और वो बाद में बहुत अच्छे हो जाते हैं। इतना सब कुछ दिया और एक वाइट पेपर में तुम्हारा नाम आया तो तुम डर गए। तुम्हारी ईट और ईट रची गई है कांग्रेस विचारधारा से। बात यह है, इन्होंने हरे हरे नोट दिए तो हरे हरे नोट आए कहाँ से, ये भी तो देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। नमस्कार, मैं अनिल, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। आज हम बात करेंगे जिले की कांग्रेस नेतृत्व और विधायक तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सक्रिय रूप से काम कर रही यशोमती ताई ठाकुर से, और जानेंगे देश की राजनीति पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर और अमरावती लोकसभा की राजनीति पर। ताई नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार ताई, आप 20 वर्षों से लगभग राजनीति कर रही हो। क्या लगता है आज की राजनीति को देखकर, आपका क्या विचार है, क्या मत है? 20 साल पहले जो राजनीति थी और आज जो राजनीति है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 20 साल पहले आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स और तुम्हारे अधिकार जो है वो आप बहुत अच्छी तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका उपयोग लिख सकते थे। आज तो प्रेस वाले भी डर डर के ही लिखते हैं और डर डर के ही बोलते हैं। तो लोकशाही, संविधान, डेमोक्रेसी जिसे हम लोग कहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी लोकशाही ये संविधान के अनुरूप यदि चली तो वो लोकशाही है। सिर्फ इलेक्शन और इलेक्शन को लेते समय सिलेक्शन ये विषय यदि हो रहा होगा तो वो लोकशाही नहीं बोलते। ऐसे लगता है आजकल कि एक अजीब सा साया इस लोकशाही के ऊपर गिर रहा है और वो साया जो है वो फैसिज्म और डिक्टेटरशिप का हमें दिखाई देता है। तो 2020 साल पहले 2004 में मैंने शुरुआत की थी, आज 2024 में बहुत फर्क है इसमें। आपका सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर है? देखो, मेरा आरोप किसी के ऊपर नहीं है, ये मेरा अनुभव है और मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मैं पढ़ चुकी हूँ, उसके सारे पार्ट्स, उसके सारे आर्टिकल्स मुझे मालूम है और मूलभूत अधिकार जो है और मूलभूत अधिकार का हनन जिस प्रकार से हो रहा है उसको मैं महसूस कर रही हूँ। तो ये जो महसूस कर रही हूँ सिर्फ इतना है कि मैं निडर होके ये व्यक्त कर रही हूँ। लोग व्यक्त नहीं कर पाते और जैसे राहुल जी ने कहा है कि हमारे बब्बर शेर है, आप जागे हो जाओ, तो जागृत होने की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों ने तो जो देश देखा, जो समाज देखा, वो सर्वधर्म समभाव का देखा। हम लोग स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, कभी हमने भेदभाव नहीं देखा। लेकिन आज जो शुरू है वो इस देश के मूल तत्वों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये अच्छा नहीं है। आपने कहा है कि आप काफ़ी निडरता से बोलती हैं। बिल्कुल। पिछले 6 महीनों में कांग्रेस के 3 बड़े नेता भाजपा में चले गए, मुरली देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और अभी अशोक चौहान, जिन्हें मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में कांग्रेस ने जगह दी, राज्य में जगह दी, पार्टी में जगह दी। जी। आप में इतनी निडरता कहाँ से आती है? क्या करूँ, मेरी कोई आकांक्षा और अपेक्षा है नहीं किसी चीज़ के बारे में। मुझे कोई
बिजनेस पर्सपेक्टिव्स मेरे है नहीं, मैं किसान हूँ और किसान रहूँगी, ये मुझे मालूम है। और जो गए वो डर के मारे गए हैं, ये हम बिल्कुल बोल सकते। दो चीज़ें हैं, एक तो उनकी एम्बिशन बहुत है और उनको देश क्या है हमारा ये मालूम नहीं है। तो एक तो उनकी आकांक्षाएं खुद के प्रति बहुत ज़्यादा है, जो सत्ता के बिना रह नहीं सकते, जो पावर हंग्री लोग हैं वो गए हैं, या फिर वो डर के गए हैं, उन्होंने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसके कारण वो डर रहे हैं और इसलिए वो गए। अशोक चौहान के भाजपा में जाने के बाद प्रदेश का कोई बड़ा नेता सार्वजनिक रूप से इतना मुखरता से नहीं बोला जितना आपने कहा। आपने कई इंटरव्यू में उनके खिलाफ बोला है या उनकी नीतियों के खिलाफ बोला है। तो आपको लगता है कि इन तीनों नेताओं के जाने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस आने वाले चुनावों में कमजोर होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों कमजोर होगी? देखो ऐसा है, अब घर में यदि 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं और वो घर के 4 बच्चे में से एक बच्चा नालायक निकलता है, तो अपना परिवार लेकर, माने कुटुंब में का खुद का परिवार लेकर यदि वो बाहर जाता है तो दुख तो होता ही है ना। तो हमारे परिवार के लोग वो थे, इसलिए हमको दुख और दर्द जरूर हुआ है। और नुकसान हो के कितना होगा, नुकसान हो के उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उनके 2 चेले चपाटे, 1-2 विधानसभा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। अशोक चौहान ने नाना पटोले पर बाबा सिद्दीकी ने और बाबा सिद्दीकी के लड़के जिशान सिद्दीकी ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस में जो राहुल गांधी के आसपास टीम है महाराष्ट्र में, उस पर खुले तौर पर आरोप लगाए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, जिशान बच्चा है, जिशान की एक फर्स्ट टर्म है, बाबा माहिर है, बाबा राजनीति में रह चुके हैं और बाबा को उभारी जो मिली वो कांग्रेस और कांग्रेस विचारधारा से ही मिली। अब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ वैयक्तिक मतभेद कुछ मित्र पक्ष से हुए हैं, इसलिए मेरे समझ से बाबा ने अलग रुख पकड़ा है, या फिर उनके कोई कंपल्शंस होंगे बिजनेस के या कुछ हो गए। अब जाने के बाद में बोलने का क्या मतलब? तभी बोलते, तभी हम लोगों को बताते कि ऐसा कुछ हो रहा है, हम तभी सॉर्ट आउट कर देते। तुमको तकलीफ है तो तुम बोलो ना, लेकिन जब वक्त है तब तुम बोलो। मैंने देखो ऐसा है, अब आजकल भाजपा को वॉशिंग मशीन कहा गया है। आप देखो ना, हेमंत बिस्वा चले गए, वो जेल जाने वाले थे, अब वो वाइट वॉश हो गया उनका, वो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे कितने तो एग्जाम्पल्स हैं। सभी जन जो गए वो वाइट वॉश होके कोई कोई पद पे बैठ गए। 70,000 कोटी का घोटाला था ऐसा बोला गया। सम्मान्य प्राइम मिनिस्टर ने वो मध्य प्रदेश के एक हफ्ते पहले बोला, दूसरे हफ्ते हमारे भाई उधर निकल गए। खुद का परिवार उन्होंने तोड़ा खुद को सुरक्षित रखने के लिए। मैंने ये क्या है, क्या शुरू क्या है ये? तुम एक तरफ आरोप लगाते हो, दूसरी तरफ तुम वही लोगों को तुम्हारे पार्टी में लेते हो और वो बाद में बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये क्या? अशोक राव चौहान साहब भी वाइट पेपर निकला, उसमें आदर्श का मामला था और ये खुद आदर्श के मामले के डर के मारे वो गए हैं, ये मैं बिल्कुल बोलती हूँ। अब उनके ऐसा है, उनके पिताजी रहे, होम मिनिस्ट्री भी संभाली उन्होंने, अब तब से वो लोग राजनीति में हैं। आपने मुझे बोला मैं 20 साल से हूँ, लेकिन मेरे पिताजी एमएलए थे, उसके बाद में 25 साल के बाद में मैं एमएलए हुई हूँ। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नर्चर की रहती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अपना हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, पारिवारिक रिश्ते हो जाते, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने परिवार के जैसे। अब मेरी विधानसभा क्षेत्र, कोई मुझे वोट दे या ना दे, वो मेरे परिवार का हिस्सा हो जाता है। वो वैसे परिवार हो गया होगा, इसलिए वो 1-2 विधानसभा क्षेत्र में जो भी करेंगे गड़बड़ करेंगे, लेकिन बात यह है महाराष्ट्र में वो गड़बड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि इतना सब कुछ दिया और एक वाइट पेपर में तुम्हारा नाम आया तो तुम डर गए। तुम्हारी ईट और ईट रची गई है कांग्रेस विचारधारा से। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आदरणीय अशोक राव चौहान साहब को
बीजेपी में बहुत अनकंफर्ट अभी भी आप आजादी होगा। बोलते हो? बिल्कुल, बड़े हैं, अपने से उम्र में बड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में मैं एमएलए थी, मैं उनके साथ में हमारे कलीग रह चुके हैं मंत्रिमंडल में, तो आदरणीय तो बोलना ये संस्कृति है। तो वो वहाँ पे बहुत अनकंफर्ट महसूस करेंगे, लेकिन अब गए हैं स्वार्थ के लिए गए हैं, परमार्थ के लिए तो गए नहीं है। हेमंत बिस्वा के ऊपर आरोप लगाया, उनको जेल में डाला, डीके शिव कुमार को जेल में डाला, लेकिन सच्चे दिल के लोग वही हैं। हेमंत बिस्वा ने उनके ऊपर ईडी, आजकल तो क्या ईडी तो एजेंसी है, एक्सटेंडेड बीजेपी है, तो ईडी जो आरोप लगा रही है उस आरोप के अनुरूप वो उनको जेल में डाल रही है। अनिल देशमुख साहब को आपने आरोप लगाया, उनको जेल में डाले, वो नहीं गए। संजय राउत साहब के ऊपर आरोप लगाया, जेल में गए, वो नहीं छोड़े। जिनमें वजूद है वो नहीं जाएगा। आपको वॉशिंग मशीन का ऑफर आया है? बिल्कुल नहीं। बीच बीच में आपके बारे में क्यों अफवाहें उड़ती रहती है? ऐसा है, यहाँ पे अपने लोकसभा में, विधानसभा और लोकसभा में कुछ लोग ऐसे हैं जो दल बदलू है, और वो दल बदलू खुद के फायदे के लिए कुछ भी अनशन बोलते हैं। पिछले बार मोदी जी को गालियाँ दी, कांग्रेस राष्ट्रवादी के भरोसे जीत के आए, और 15 दिन के अंदर दूसरे के पास चले गए। आपका इशारा तो ये राणा तो दंपत्ति की ओर है। वही है ना, और कौन है? दूसरे तो कोई इतने दल बदलू दूसरे कोई नहीं है जितने वो है वो, और वो खुद के फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका राजनीति में आने का मायना अलग है। अब इतना शिव महापुराण लिया, क्या किया वहाँ पे? प्लॉटिंग हो रहा है, मैंने सुना। खुद के प्लॉटिंग के लिए, खुद के बिजनेस के लिए उन्होंने धर्म का उपयोग किया। अब उनको बिजनेस करना है, हमको तो कोई बिजनेस नहीं करना, हम तो खेती बाड़ी में खुश है हमारे। हमको विचारधारा जो है वो अहम है, हमको सर्वधर्म संभाव अहम है। हम चाहते हैं कि हम जिस वातावरण में बचपन से छोटे से बड़े हुए, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज और भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख, इनके संस्कारों में हम छोटे से बड़े हुए, हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है, इस देश की आने वाली पीढ़ी भी सर्वधर्म संभाव को माने, और हम इसलिए राजनीति में हैं। 80% समाजकारण, 10-20% राजकारण, यही हमारी नीति है। अब जो लोग बाकी के हैं वो 100% राजकारण और समाजकारण करते भी होंगे तो 10-20% के ऊपर नहीं करते। 10-20% राजनीति के भरोसे ऐसी क्या खासियत है कि यशोमती ठाकुर का नाम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के लिए भी आता है? यशोमती ठाकुर AICC में भी पहुंच जाती है। यशोमती ठाकुर एक विधायक होने के बावजूद जिले का नेतृत्व अभी संभाल रही है। ऐसी क्या खासियत है कि नहीं, ऐसी कोई खासियत नहीं है। जो दिल में है वो जुबान पे है, जहाँ है वहाँ है। सर्वधर्म संभाव हमारे कण कण में भरा हुआ है, और दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है। परिवार जो है, ये कांग्रेस का परिवार हो या हमारे विधानसभा क्षेत्र का परिवार हो या अमरावती जिला जो है, ये भी अपना परिवार ही है। वो परिवार के लिए जो भी अच्छा है वो करना है, इसकी मंशा रखते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार कोई लोकसभा चुनाव 3 पार्टियां मिलकर महाविकास आघाड़ी के नाम पर लड़ रही है जी। इसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी, एक तरफ भाजपा कहती है कि महाविकास आघाड़ी का कोई वजूद नहीं है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने के लिए पार्टियां फोड़ी जाती है, नेता फोड़े जाते हैं, उन्हें ऐन चुनावों के वक्त लिया जाता है। आप महाविकास आघाड़ी की राजनीतिक परिस्थिति इन चुनावों में कहाँ देखती है? देखो, अच्छी है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसको ये समझ में आएगा कि लोगों का रुझान किस तरफ है। आज जो भी भाजपा कर रही है वो एक अलग एंगल से, एक अलग रुख के ऊपर इस देश को ले जाना चाहती है। मुझे नहीं लगता इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का युवा या इस देश की महिलाएं इनके ऊपर खुश है। जो नहीं करना चाहिए वो सब इनके अच्छे दिनों में हो रहा है। तो लोगों का रुझान ये है कि पुराने दिन अच्छे थे, वही पुराने दिन हमें वापस लाने। इतना विरोध देखा जाता है सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और इस केंद्र की सरकार का बहुत भारी विरोध देखा जाता है। फिर ऐसे क्या कारण है
कि हर राज्य के चुनाव परिणाम उनके फेवर में आते हैं, सर्वे उनके फेवर में आते हैं। क्या आप अपनी बात विपक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहता है, या नहीं, फिर और कोई कारण देखो है? ऐसा आरोप ये भी निकलता है कि ईवीएम में सेटिंग है। बिल्कुल ईवीएम की गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में थी, मुझे कुछ एरिया दिया गया था और मैं उत्तर प्रदेश के कोने से लेकर महाराष्ट्र के कोने तक मैंने मध्य प्रदेश उस दौरान घूमा। कहीं जगह पे, बहुत सारी जगह पे, जहाँ ईवीएम को सील किया जाता है आफ्टर वोटिंग, वहाँ पे जो बैटरीज थी वो 23%, 24% थी, और कहीं जगह पे जब वो खोला गया वहाँ के बैटरीज 100% दिखाई दिए। तो ये तो हमने हमारे आंखों से देखा। और जब कंप्लेन करने गए तो कंप्लेन के लिए वीपैट की जो सुविधा है उसकी गिनती के लिए तो वो सुनाई नहीं दी। आप देखो ना, आप कौन सा जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ के ईवीएम के पूरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही चोर ली गई। तो ईवीएम बहुत सारी गायब हो गई, ये तो न्यूज़ आते रहती है ना। अब ऐसा है कि जो सच्चाई से चल रहे हैं वो ये ज़ोर से नहीं बोल पा रहे, और मीडिया जो है, आप जैसे कुछ ही लोग हैं कि जो सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन मीडिया खास तौर के ऊपर कॉरपोरेट जग कंट्रोल कर रहा है। तो देश भी कॉरपोरेट जग कंट्रोल कर रहा है। इट हैज़ बिकम अ बिजनेस डील। इलेक्शन किसको जिताना, किसको हराना, क्या करना, कैसे कंट्रोल करना, ये सारा एक बहुत नेशनल इंटरनेशनल स्तर के ऊपर और कंट्रोल किया जा रहा है। ये सिर्फ अपने देश में नहीं हो रहा, ये बाकी देश में भी होता है। तो इस देश की जो लोकशाही है ये सारी चीज़ों के लिए परमिशन नहीं देती है, लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट का अपमान किया जाता लोग सहन कर रहे हैं, जिस तरीके से उल्लंघन किया जाता संविधान का, लोग बोल नहीं पा रहे, या लोग बोल भी रहे तो वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। इसके लिए ये सब हो रहा है मेरे समझ से। फिर आपको उम्मीद किससे है? चुनाव आयोग आपकी शिकायत पे काम नहीं कर रहा है, ईवीएम में घोटाले की? जनता से बिल्कुल। जनता तो धीरे धीरे उनके साथ देखो, जा रही है, ऐसा नहीं सीटें है। बढ़ रही है, राज्य बढ़ रहे हैं। देखो, सीटें बढ़ रही है, राज्य बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ इन्होंने टैंपरिंग नहीं किए वहाँ पे कांग्रेस आई है, ये आप भी देख रहे हैं। अब अगला रुख बहुत लोकशाही के लिए अच्छा होगा ये मैं नहीं कहती। जन आक्रोश ना हो और श्रीलंका में जो हुआ वो अपने देश में ना हो, ऐसी आशा रखेंगे। महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र को लेकर हम थोड़ी बात करें तो महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 15 दिन बाद आचार संहिता लगनी है। वहाँ ऑलमोस्ट बहुत काफ़ी कुछ फाइनल हो चुका है। अमरावती सीट किसको गई? अब अमरावती की सीट जब डिक्लेयर होगी तभी आपको मालूम होगी। जब डिक्लेयर नहीं है तो फिर आज कैसे बोले? आपने तो 2 वर्ष हमने पहले डिक्लेयर कर दी थी। भावी देखो, सांसद के रूप में बलवंत वानखड़े को आपने मंच से। ऐसा है, हमने जिसको जिता के दिया, हमारे वोट पे जो जीत के गई, उसने हमें धोखा दिया। तो हमारे जिलाध्यक्ष एक दिन बोल दिए कि हमारे पास भी उम्मीदवार है, हम देख लेंगे। अब वो तो बातें होती है ना। अब जब डिक्लेयर होगा तब आपको मालूम होगा। हमने मांग की है कि कांग्रेस को ये सीट मिले, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो भी होगा वही हम करेंगे। लेकिन आप जो लोग आपके भरोसे चुनकर गए हैं, उन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि आपने 2019 के चुनाव में हरे हरे नोट लिए हैं। मेरे को सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया। बिल्कुल। अब ऐसा है, वो आपने मोर देखा है ना? मोर कितना सुंदर होता है, लेकिन वो सांप भी खाता है। तो ये सांप खाने वाले मोर है, ऐसे बोलने को कोई हर्ज नहीं। अब आप हमको जानते हो, हमारे परिवार को भी जानते हो। हम लोग मेरा जो परिवार है वो स्वतंत्र की लड़ाई में भी था, और सार्वजनिक रूप के ऊपर लोगों को मालूम है, हम भले ही राजनीति में हैं, हमने हमारे
पुरखों की जो ज़मीन है वो 1-2 एकड़ बेच के हम लोग राजनीति करते हैं। रही बात इनकी, तो इन्होंने नोट यदि दिए तो ये साबित करे कि इन्होंने नोट दिए। मुंह से हवा निकालने को बहुत अक्कल लगती है ऐसे नहीं है, बेहुदा बातें ये लोग करते हैं। और बिंडोक, मराठी में कहते हैं कि बिंडोक जैसे ये लोग हैं, तो ये कुछ भी कहेंगे तो जनता थोड़ी ना सुनेंगी इनका। बात ये है, इन्होंने हरे हरे नोट दिए तो हरे हरे नोट आए कहाँ से ये भी तो देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। ऐसा है ना, आए कहाँ से और दिए कहाँ पे, ये प्रूफ करें। और ऐसा है, लोमड़ी यदि भौंकी तो भौंकने दो, उसका स्वभाव है भौंकने का। अब लोमड़ी के पीछे कौन जाएगा मेरे भाई, नहीं जाता है। ये व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप तक क्यों जा रही है राजनीति आपके गंदे। बीच में? अब वो बोलती मतलब है, एक महिला दूसरी महिला को कहती है कि उनके गालों में खड्डे हैं, फिर दूसरी महिला कहती है कि वो लाल मुखी है। ये राजनीति ऐसा है, मुझे यदि किसी ने कहा कि मेरे चेहरे के ऊपर खड्डे हैं तो भाई है। मैं तो बोलती हूँ कि मैं पंडरी मेरा नाथ है और पंडरी नाथ जैसा है वैसे मैं हूँ। किसान की बेटी हूँ। चेहरों के खड्डे, पैर के जो ये आते हैं, भेगा पड़ते हैं, वो तो सारे वही सौंदर्य रहता है हमारा, तो वही है। अब लाल मुखी है तो लाल मुखी कहेंगे ना। ये इन चुनाव में ये आरोप प्रत्यारोप या ये बातें ये नहीं, ये टिप्पणी और आगे जाएगी, कहाँ तक जाएगी? देखो, ऐसा है, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हम कभी नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर बोला तो हम क्या सुन लेंगे क्या? आप बोलो। अब बोलती है, मुझे बोलती है, बच्चू भाऊ को बोलती है, बलवंत राव को बोलती है, वो केवल राम को बोलती है। मैंने ये के दूध के धुले हुए बाकी सारे लोग प्रतिनिधि, मैंने क्या है ये? हमारे अमरावती की राजनीति इतनी गंदी इसके पहले कभी नहीं हुई। इतना स्तर इन लोगों ने गिरा दिया, इतना स्तर इसके पहले कभी नहीं गिरा, ये वास्तविकता है। आनंद राव अडसूळ इसके पहले थे। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जो साथ में भूमि पूजन होते हैं, तो वो साथ में प्रोटोकॉल है सरकार का। हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्टेट फंडिंग हमने लाई हुई, खुद जाकर बोलती है की ज्याचं पोरगं आहे त्यानं बारसं करावं. बाई, पोरं तर आम्ही पैदा केले ना, आम्ही तुले पण आम्हीच पैदा केलं, आमचंच लेकरू आहे. आता ते दसत असन तर त्याला 2 द्याच लागेल ना. लेकरू बिघडलं असं वाटतं? नाही, लेकरू नालायक निघालं. बिघडलं काय, वात्रट निघालं, पांचट निघालं. लोमड़ी के जैसी बोलती है तो लोमड़ी है तो बोलेगी, अब क्या है अब इसमें। यहाँ की सांसद और उनके पति विधायक हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहाँ के विधायक को गालियां देते हैं, या गालियां मतलब राजनीतिक गालियां देते हैं। तो क्या ये सोची समझी राजनीति की तरह? बिल्कुल सोची समझी राजनीति है दरियापुर में भाई। मुझे ऐसे लगता है कि अपने इंटरव्यू में अपन उनको क्यों लाए जी, वो क्या है ये दुनिया जानती है। चलिए पार्टी की अब उनके बारे में अपन कितना बोले, जी। और वो इतने अहम है नहीं। उन्होंने अमरावती की राजनीति को खराब किया है, अमरावती की अस्मिता के ऊपर दाग लगाया है। अमरावती सर्वधर्म संभाव की भूमि है, अमरावती तुकडोजी महाराज की भूमि है, अमरावती गाडगे महाराज की भूमि है, अमरावती भाऊसाहेब देशमुख की भूमि है। इस लोकसभा से भाऊ साहेबांनी ने रिप्रेजेंटेशन किया है। इस लोकसभा से अमरावती में से हमारी प्रतिभाताई पहली राष्ट्रपति, उनका रिप्रेजेंटेशन है, और इस ओहदे को हमें बरकरार रखना पड़ेगा। इसके ऊपर इतने लांछन और इतने दाग लगाने से हम सब की, अमरावती जनों की ये अस्मिता है। अमरावती किस चीज़ से पहचानी जाएगी, ये तुम्हारा हमारा सबका कर्तव्य है, और ये हमें आते आते समय हमें इसका कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। चलिए वो मुद्दे को छोड़ते हैं, कांग्रेस पे आते हैं। गिरीश महाजन ने कल यवतमाल में कहा कि 8 दिनों में और एक बड़ा राजनीतिक धमाका होगा। क्या लगता है, और कांग्रेस के नेता जाएंगे ऐसे गिरीश महाजन, अब ऐसे ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं मेरे भाई, जिनके गिरीश समझा जाता है। मुझे उनके कहने के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए, ऐसे मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस से कुछ और नेता जाएंगे भाजपा? मुझे नहीं लगता है जाएंगे, मैंने इसके पहले भी बोला है आपको। चलनी हो गई, अब छलनी लग गई। जो जाने थे वो तो चले गए, अब कोई नहीं जाएगा ऐसा लगता है आपको? ऐसे आशा तो है नहीं जाएगा, और जाएगा तो खुद का स्वार्थ होगा,
कहीं तो भी दाग लगा होगा वही जाएगा, जिसको दाग नहीं लगा है, जो निडर है वो नहीं जाएगा, जो इस देश को, देश के ऊपर प्रेम करता है, जो सही मायने में संविधान को सलाम करता है, वो नहीं जाएगा। आपको कांग्रेस की लोकसभा सीट को जितवाने के लिए पूरे जिले की कांग्रेस एक रखनी पड़ेगी। क्या है पूरे जिले में कांग्रेस एक? कहाँ, हम एक ही तो है, आपको कहाँ लगता है? विधानसभा की जो विधायिका है उनका एक आरोप रहता है कि उन्हें कांग्रेस, जिले की कांग्रेस अवॉइड करती है। यहाँ तक बिल्कुल, कि मुझे नहीं लगता हम उनको अवॉइड करते हैं। अब उनके यजमान जो है वो, पति, हाँ, उसको हाँ, यजमान ही हाँ, बोलते हाँ, हैं। हाँ, उनके मराठी में मैंने हाँ, बोल हाँ, दिया, हाँ, हाँ, तो रिस्पेक्टफुली बोला जी। कि वो अजीत दादा के साथ में है, ये तो खुली किताब है। जी। अब ताई का रुख कांग्रेस की तरफ है और मेरे समझ से ताई ने ये बोला है कि मैं कांग्रेस में थी, हूँ और रहूंगी, तो अपन विश्वास रखते हैं उनके ऊपर, आगे देखते हैं क्या होगा। सुलभा ताई कांग्रेस की इतनी महत्वपूर्ण बैठक में मुंबई में अभी आई नहीं थी। उन्होंने पत्र दिया था कि उनके बेटे का विवाह होने के चलते उसकी तो है ना, विवाह तो है ना 1 तारीख को। तो लगता है आपको जहां कांग्रेस इतने क्राइसिस में है, जहां कांग्रेस के जीवन मरण का प्रश्न उस बैठक में दिखाई दिया था, वहां पे वो केवल उसी कारण से नहीं आई थी? अब मेरे बेटे का शादी रहती तो शायद मैं भी नहीं जाती। 2 घंटे के लिए खरीदारी आगे नहीं रखी जा सकती थी? अब वो उनका वैयक्तिक विषय है, उसके ऊपर मैंने कैसे कमेंट करना चाहिए? इस बात के संकेत हैं कि नहीं, मुझे लगता है ये सारे प्रश्न आपने उन्हीं से पूछने चाहिए। क्या अमरावती विधानसभा के लिए उनकी बजाय कोई दूसरा भी उम्मीदवार आप तैयार कर रही है? देखो, मैं तैयार करने वाली कौन होती हूँ? यहाँ पे सबके लिए वेलकम है, जो एकनिष्ठ रहेगा वो रहेगा। कोई दूसरा उम्मीदवार अमरावती विधानसभा के लिए आप तैयार नहीं? अब देखो, मैं तैयारी मेरे विधानसभा की करूं, मैं तैयारी लोकसभा की कर रही हूँ। आपके हाथ में जिले का नेतृत्व है, ये ऐसे सबको पता है। देखो, जिला अध्यक्ष है, देखो एक प्रोसेस है, लेकिन आप मेरे भाई आक्रामक तरीके से काम करती हो, आप जितना सक्रिय रूप से काम करती हो, आपके जितने कांग्रेस के नेता फॉलोअर्स हैं, जिला अध्यक्ष भी आपके फॉलोअर हैं। भैया, मैं एक कमेंट इसके ऊपर करना चाहूंगी। आपने बोला कि मैं आक्रामक रूप से काम करती हूँ। मेरी बेटी कल बोली कि मैंने बचपन से एक जरूर देखा ही, पब्लिकली बोली, वो पब्लिकली उसने ये बात कही कि मैंने मेरे माँ को एक चीज जरूर देखी है उसके बारे में कि वो बहुत आक्रामकता से काम करती है। वो घर में रही तो भी काम करती है, वो बाहर रही, मैंने एक चीज मेरी माँ की जो कॉमन है कि वो काम करते रहती है। ठीक है। अब उसने कहा कि मैंने यदि माँ को आई करके आवाज दिया तो शायद वो ऊपर नहीं देखेगी, ऊपर नहीं देखेगी, लेकिन ताई करके आवाज दिया तो वो 1 मिनट में देख लेती है। मैंने उसको बोला कि भाई आई एम सो सॉरी, ये हुआ होगा तेरे साथ में। और वो कुछ, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, परी हूँ मैं करके, वो प्रोग्राम को छोटे गाँवों में वो कंडक्ट करती है, तो वो उसने उसमें बोला, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद ये हुआ होगा उसके साथ में। तो आक्रामक तो मैं हूँ और मेरे विचारधारा के लिए मैं आक्रामक हूँ, लेकिन किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट जाएगी, ये प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी है और मेरे समझ से उनका ही अधिकार है, वही डिसाइड करेंगे। आपकी सहमति के बगैर किसको टिकट जाएगी जिले की तय हो पाएगा? है, मैं दादा थोड़ी ना हूँ। दादा नहीं, आप नेता है, आप ताई है, आप आई है, साथ में नेता। मेरा ओपिनियन लिया जाएगा, लेकिन निर्णय AICC और MPCC लेंगे। यशोमती ठाकुर की क्या इच्छा है? उनकी बेटी भी राजनीति में आनी? नहीं, बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है। फिर सार्वजनिक मंचों पे इन दिनों वो मुझे मदद कर रही है। और वो देखो, मेरे परिवार में कौन है, वही है, एक बूढ़ी माँ है मेरी, एक बेटा है, तो वो भी पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी है। मेरा बेटा ने भी लॉ किया है, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और सर्वधर्म संभाव हमारे कण कण में है। बेटा कम दिखता है सार्वजनिक रूप से? नहीं, वो बम्बई में है जी। वो उसके स्पोर्ट्स में वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेसमेंट में है वो, और वो अच्छा कर रहा है उसके फील्ड में, और वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ में है, संभावना है। अब 1-2 साल जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक तो वो मेरे साथ में रहेगी, और बहुत टाइम मैं मेरे बच्चों को नहीं दे पाई, तो हम दोनों ये तय करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम
एक दूसरे को दे पाए। तो इसलिए वो मेरे साथ में ज़्यादा रहती है। अब मैं बम्बई ट्रैवल कर रही हूँ तो शी इज़ ट्रैवलिंग विद मी। तो ये बात है, हम एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, और एक दूसरे को मदद करने में वो कहीं कहीं आपको मंच के ऊपर दिखाई देती है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी राजनीति करे। जिस स्तर के ऊपर राजनीति क्या बोलता है, जो गिर रही है, राजनीति का स्तर जो गिर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी राजनीति में आए। लेकिन एक है कि डर के मारे डरना नहीं चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। डर मन में रखकर यदि हम लोग जिंदगी जिए तो वो गलत है, और मैं उसको निडर बनाने की कोशिश में हूँ। भैया साहब ठाकुर के साथ आप 20 साल तक तैयार हुई राजनीतिक रूप से। जी। भैया साहब 2018 में गए। भैया साहब ठाकुर के साथ में रह के आपने राजनीति के सारे गुण सीखे। उनके जाने की कमी खलती है 2000? बिल्कुल, हर पल, हर दिन, हर पल, हर एक मिनट में। बाबा ऐसे पहाड़ के जैसे थे, और उन्होंने मुझे कभी उन्होंने मुझे कभी प्रिंसेस की तरह नहीं छोटे से बड़ा किया। उन्होंने मुझे किसान की बेटी की तरह बड़ा किया, और उनसे बहुत सीखने को मुझे मिला। उनसे बहुत सारी बारीकी नज़र से देखने का नज़रिया उनसे मुझे मिला, और मेरे समझ से वो बहुत काम आता है मेरे। वो आज नहीं है साथ में, तो भी उनकी सीख मेरी काम आती है। उनकी कमी ज़रूर महसूस होती है। मेरे लिए तो 1 फ़ोन कॉल अवे सल्यूशन था। तो कुछ प्रॉब्लम आया कि बाबा क्या करूँ, बाबा ने बोल दिया तो आँख बंद करके वो कर दिया। ऐसी ज़िंदगी मैंने जी है। और लेकिन मुझे आदत हो गई उनके जैसे सोचने की, तो कमी महसूस होती है, तकलीफ़। अब वो फ़ोन कॉल फिर कहाँ जाता है? फ़ोन कॉल सोच में तो जाता ही है ना। अच्छा। बाबा रहते तो क्या करते, क्या सोचते। मैं उनके जैसे सोचना सीख गई, तो ही मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। आप हमेशा भैया साहब का नाम निकलने के बाद हम भावनिक हो जाती हो। अमरावती के लिए कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है ताई आपका, कि जो आप चाहती है कि अमरावती में ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए? देखो, अमरावती में आपको ये मालूम होगा कि 2009 में अमरावती MIDC खाली थी। आज जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, कौन सी जूनी है नई, मतलब आपका? नांदगांवपेट MIDC, नांदगांवपेट MIDC जो खाली थी वो आज आपको भरी हुई दिख रही है। और मुझे मैं जुमला नहीं कहती, मैं वहाँ पे विदर्भ एडवांटेज में बैठी तब नारायण राणे साहब हमारे MIDC मिनिस्टर हुआ करते थे, और नागपुर के पालक मंत्री शिवाजी आपके साथ भी थे ना। तो कंफ्यूज हो जाता है, खैर anyway, नहीं था, क्या था? वो जाने दो, जो डरपोक है वो गया है। तो लेकिन नारायण राणे अब काम क्यों नहीं रहे, ऐसा लग रहा है? उनका काम हो चुका है। अब वो मैं क्या कमेंट करना चाहिए। इंटरव्यू में कमेंट किया था कि शायद नारायण राणे का भाजपा के लिए उपयोगिता खत्म हो गई। देखो अब आगे देखो क्या होता है, अब पता चलेगा ना क्या है उनकी उपयोगिता। MIDC मिनिस्टर वो हमारे साथ थे, और MIDC मिनिस्टर उनको आदरणीय सोनिया जी ने बनाया था, और अमरावती की MIDC खाली थी नांदगांवपेट। तब जो MOUs हमने करवाए विदर्भ एडवांटेज में, शिवाजी राव मोगे साहब पालक मंत्री हुआ करते थे, वो MOUs हुए, और वो आपको वहाँ पे फैक्ट्रीज दिख रही है। देखो, अमरावती में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जो शुरुआत हुए वो भी तो कंप्लीट नहीं हुए। एयरपोर्ट अभी तक नहीं हुआ, हमने भी बहुत पाठ पुरावा उसका किया। लेकिन क्या है जो सत्ता में है, उनके मन में क्या है, वो नागपुर को डेवलपमेंट होने दे रहे, अपने अमरावती का कहीं तो भी खींच के रख रहे। ये तो वास्तविकता है। मतलब उदासीनता है अमरावती विभाग के प्रति, पार्शलिटी नागपुर के प्रति है उन लोगों की। नहीं, हर सरकार की तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतने आक्रामकता से अमरावती डिवीज़न के ऊपर, इसके पहले अपने भी जो लोग थे शायद उन्होंने देखा नहीं देखा, लेकिन नांदगांवपेट MIDC का उदाहरण मैंने दिया कि वो डेवलपमेंट के ऊपर आई है। टेक्सटाइल जोन तब
करवाया था, इसलिए अभी टेक्सटाइल पार्क हुआ है। जोन यदि नहीं करवाते तो ये होता भी नहीं। ये फैक्ट है, ये वस्तुस्थिति है। द पेपर्स से दैट, आई टॉक फैक्ट्स एंड सब्सटेंस। तो सब्सटेंस ये बताते हैं कि पहले नहीं था जो आज हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत को कहीं तो भी एक बहुत बड़ी खिंडार आ गई है। तो ये जो सरकार है ये अमरावती के तरफ इम्पार्शल होकर नहीं देख रही है। ये मेरा आरोप समझो तो आरोप है या अनुभव समझो तो अनुभव है। कांग्रेस में ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव के समय उम्मीदवारों, इच्छुक उम्मीदवारों की बहुत लंबी फेहरिस्त रहती है। ये हमने अमूमन 35 सालों में देखा है, मैंने 35 सालों में देखा है। ये लोकसभा का चुनाव पहला ऐसा है जब एक ही उम्मीदवार चल रहा है। नहीं, और ऐसी बात नहीं है। आप मत कहिए क्योंकि आपकी मजबूरी है। एक ही उम्मीदवार चल रहा है और एक ही उम्मीदवार तय होगा। ये कैसा आपने संभव किया कि इतने बड़े चुनाव में एक ही? देखो ऐसा है, आप एक नेता के रूप में नहीं कहोगे भाई रूप से, मुझे अनिल भाई कुछ भी क्या, अनिल भाई जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी से 4 नाम गए, प्रस्ताव मांगे, उन्होंने फॉर्म्स भरे, वो गए, इंटरव्यूज हो गए, उसके बाद में उम्मीदवार तय होगा। ये है नहीं, ये बात ताई स्पष्ट है कि 1 से 10 तक बलवंत वानखड़े हैं, 11 नंबर के बाद 100 नंबर तक कई सारे हैं। ये जादू कैसे संभव हुआ? नहीं ऐसा कांग्रेस तो कैसा एक किया? नहीं मेरे भाई, नाम पे एक किया, खुद के कौशल नेतृत्व से एक किया, कैसा एक? देखो अभी तक कुछ तय नहीं है। अभी तक यही तय है कि एमपीसीसी निर्णय लेगी, एआईसीसी निर्णय लेगी और सबको टिकट मांगने का अधिकार है और 5-6 जनों ने टिकट मांगा हुआ है। आप सार्वजनिक रूप से आक्रामकता इंटरव्यू में कम दिखाती हो हमेशा। अरे कुछ तो ये सबको पता है। जिले में अमरावती लोकसभा के हर वोटर को पता है कि बलवंत वानखड़े ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और ये लगभग कांग्रेस तय भी कर चुकी है। दबे स्वर में हमें भी सारे नेता बताते हैं। तो ये कैसे संभव किया आपने कि बलवंत वानखड़े को आपने सामने लाया, आपने वो उम्मीदवार तय किया, कांग्रेस ने मैं बता रही हूँ आपको। आप उद्धव ठाकरे से कितने बार मिली शिवसेना से सीट लाने के लिए? नहीं, मैं एक बार, ये बता दीजिए कितने बार बात हुई आप? एक बार भी नहीं। नहीं, बात हुई आपकी उद्धव ठाकरे से? बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे पता है आपकी उद्धव ठाकरे से। हे भाई, नहीं, शिवसेना के बड़े नेताओं ने बताया कि आपने उद्धव ठाकरे से सीट छीनने के लिए बोलने के मतलब आपने उनको कन्विंस किया राजनीतिक रूप से यहाँ कांग्रेस जीत सकती है। आपने वो, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका रुझान यवतमाल की तरफ ज़्यादा था और मेरी उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, एक बार भी। देखो एक भाई, आप मुझे जानते हो तो मैं झूठ नहीं बोलती, ये भी जानते हो। मैं मिली रहती तो मिली रहती। देखो मेरे संबंध बहुत, सच छुपा रही नहीं, मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं और मैं उनको रिस्पेक्ट भी करती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कोविड को महाराष्ट्र में हैंडल किया, उनको हैट्स ऑफ ही देना पड़ेगा। और हम एक कैबिनेट में थे, हम लोग सब उनके कैबिनेट में थे, तो हमारे उनके साथ में संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं लोकसभा छोड़ो, मैंने एक बार भी नहीं कहा, अभी भी मैं इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ। अब मैंने इंसिस्ट ये बोल सकते हैं कि हमने आग्रह किया कि अमरावती के लिए, कांग्रेस के लिए यदि छोड़ी, आप अपना सर्विस देख लो, जो भी अमरावती, जो भी कांग्रेस के लिए अच्छी होगी वो सीट हम रखना चाहेंगे। तो वो कांग्रेस के लिए अमरावती की सीट कहीं सर्वेज में अच्छी है, आज भी अच्छी है। लेकिन मैंने एक बार भी आदरणीय उद्धव साहब के साथ में मेरी बैठक नहीं हुई। जो भी बैठक हुई है वो हमारी जो कमेटी है, वो उनकी कमेटी, हमारी कमेटी और महाविकास आघाड़ी की कमेटी, उनमें हुई। हमने सिर्फ इतना बोला था कि पिछली बार के जैसे आप इस बार मत करना, किसी को सीट दे दोगे और वो हमारी सीट का बात का बतंगड़ ना कि हमारे सर के ऊपर ही क्या बोलेंगे उसको, बत्तासा लाकर हमारे सर ही फोड़ेंगे, तो वो तो नहीं चलेगा। शिवसेना को यदि ये सीट छूटती तो उम्मीदवार माने जाते थे दिनेश भू, वो आपसे मिले इस बारे में? दिनेश भैया मिले, परसों के दिन दिनेश भैया से बात हुई। वो बोले कि आप बात करोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक मुझे नहीं बुलाया जाता मैं नहीं जाऊंगी।
जब मुझे बुलाया गया या मुझे फ़ोन पे बात हुई तो हम बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और दिनेश भैया कोई दूसरे थोड़ी ना है, हमारे परिवार के हैं, उनके हमारे परिवार के पीढ़ी न पीढ़ी की साथ है हमारी। अब वो शिवसेना में है, हम लोग कांग्रेस में हैं, बस इतना ही फ़र्क है। महाविकास आघाड़ी की सीट जिसको भी जाए हम उनके साथ में रहेंगे। एक माहौल ये भी देखा जाता है, परिस्थितियां अमरावती लोकसभा में, कि एससी समाज या बहुत दलित वोट बहुत कटते हैं। लोकसभा के दृष्टिकोण से 2-2, 4-4, 5-5 हजार वोट खाने वाले भी कई उम्मीदवार कर देते हैं। क्या उसे आप किसी राजनीतिक योजना का भाग मानती हो? अब ऐसा है, इलेक्शन जिसको जीतना रहता है वो योजना तो बनाते हैं, तो योजना तो हर एक जन बनाते हैं, तो योजना है बिल्कुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व अभी खड़गे जी हैं जी। लेकिन क्या कारण है कि आज भी राजनीति कांग्रेस की गांधी परिवार के आसपास ही घूमती है? देखो, खड़गे जी हमारे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, आज हमारे अध्यक्ष वो है और निर्णय वही लेते हैं। रही बात गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार है और वो रहेगा, हमारे लिए वो अहम रखता है। इंदिरा गांधी का नाती तो अहम रहेगा ही, तो उसमें कोई दो राय नहीं रहनी चाहिए। है, इमोशनल अटैचमेंट है हमारी। मराठा आरक्षण पर क्या सोचती हो? कुछ भी नहीं सोचती। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देखो, मिला दिया है ऐसा बोल रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वास्तविकता में आएगा कोर्ट में। कोर्ट में तो कहा है कि कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। कोर्ट में टिक पाएगा क्या, और या फिर ये फिर से और एक चुनावी जुमला है? नहीं, जरांगे फिर से आंदोलन को निकल रहे हैं बाहर। अब इस बार तो रास्ता रोको और बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं उन्होंने। उनके साथ छल तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा लगता है मुझे कभी। वो किसी के हाथ में खेल रहे हैं, आपको लगता है? अब पता नहीं, मैं अंदाज नहीं लगा पा रही। मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, इसके फेवर में आप हैं? मराठा समाज काफ़ी हद के ऊपर इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड रहा है, तो उनको आरक्षण देने में कोई हर्ज नहीं है, देना भी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन। शरद पवार साहब अमरावती सीट को लेकर क्या सोचते हैं? मुझे नहीं, उनके समर्थन से ही पिछली बार नवनीत, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। उनके ही कोटे में सीट थी, तो उनका क्या मानना है इस बार? उन्होंने इतनी आसानी से राष्ट्रवादी क्यों छोड़ दी? पता नहीं, शायद जो धोखा उन्होंने खाया। आप सारी योजना बना रही हो अमरावती लोकसभा को लेकर, आपको सारी चीजें पता है, आप कब ये सारी बातें करोगे? मेरे भाई, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। मैंने बोला मैं एक पार्टी नेता है आप। देखो, मैं नेता हूँ, मैं मानती हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की। मैं मेरे विचारधारा से मैं प्रामाणिक हूँ और मेरे पार्टी के प्रति प्रामाणिक हूँ। ज्येष्ठ श्रेष्ठ उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य, हमारी संस्कृति भी है, लेकिन मैं वो कमेटी में नहीं हूँ जहाँ पे ये सारे डिसीजंस होते हैं, तो मुझे कैसे मालूम होगा? आप स्क्रीनिंग कमेटी में हो कांग्रेस की? हाँ जी। आप चयन कमेटी में हो कांग्रेस की? कौन से आधार पे कांग्रेस में चयन होता है इन दिनों उम्मीदवारों का? ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी। इलेक्शन जो पॉपुलर रहेगा अपने अपने पार्टी में वही होगा ना। कांग्रेस में क्यों नहीं आते हैं नेता दूसरी पार्टियों के? कौन बोल रहा है नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, ऐसा थोड़ी ना नहीं आते। नहीं, हमने देखा नहीं है महाराष्ट्र में। बिल्कुल आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बीजेपी के लोग भी आए हैं। अब उनकी नियमावली यदि फ़ोन 2 मिनट दे दे तो मैं प्रदेश से मंगा लूँ, आपको दे दूंगी। चलिए, अब जाते जाते आखिरी सवाल, अमरावती लोकसभा में चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? एक तो संविधान है, विकास है, एक निष्ठता है, अस्मिता है, ये सारे मुद्दे हैं। बड़ा कोई प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं? वो तो सब आएंगे ना, अब सब कुछ आज ही बुलवा लोगे तो इलेक्शन में क्या बोलेंगे? चलिए, तो ये थी यशोमती ठाकुर, इन्होंने खुलकर हमसे बातचीत की। लगभग हर मुद्दे पे हमने इनसे बातचीत की। हम इनसे और बातचीत करेंगे जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। लोकसभा चुनाव के मध्य में हम इनसे फिर मिलने आएंगे एक बार। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।